Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about a very important chapter, expression of immunoglobulin gene and VDJ recombination, in which we will discuss about the overview of immunoglobulin genes and how they are going to express in order to produce immunoglobulins. As you know that immunoglobulins are very important molecules. They are produced as a response of immune activation as a result of immune cells. So first of all, in this chapter we will discuss about the structure of human antibody gene, which could be termed as loci or locus. If we talk about human immunoglobulin gene or antibody gene, as human immunoglobulin genes are the proteins, and these proteins are usually encoded by the genes under one gene one protein theory. According to this theory, one gene can encode only one protein. इसका मतलब ये है कि एक जीन एक ही प्रोटीन को अनकोड करेगा. इसी तरह इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और इम्यून सेल्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी एनकोडिंग भी जीन से होगी और इस जीन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन जीन कहेंगे. सो द इम्यूनोग्लोबुलिन जीन हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन repertoire, and these immunoglobulin repertoire is encoded by multiple germline gene segments. It's mean there are different variety of immunoglobulins which are going to be produced, and those varieties are known as repertoire. So those repertoire, how they are going to be produced, क्योंकि germline gene segment they contain, and ultimately there is the process of recombination और रीअरेंजमेंट. यही वजह है कि इतना नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन हम कह सकते हैं कि इससे प्रोड्यूस होता है. एंड another important thing is कि these segments undergo somatic recombination during development of B cells. जैसा कि हमें पता है कि B cells are responsible to produce antibodies. B cells को जो है हमें पता है कि B cells फर्दर ट्रांसफॉर्म होंगे प्लाज्मा सेल्स में और प्लाज्मा सेल फर्दर एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और प्लाज्मा सेल्स को एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स भी कहते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं पहले. और इन बी सेल्स में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन है उसकी अरेंजमेंट होगी और वो हर तरह से और वो हर दफ़ा इस तरह से रीअरेंजमेंट होगी कि नई वैरायटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सामने आएंगी इन बी सेल्स की वजह से. और ये जो सारा प्रोसेस है बी सेल मैच्योरेशन में हो रहा होगा कि जैसे जैसे बी सेल्स मैच्योर हो रहे होंगे, जो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स हैं वो रीअरेंजमेंट करेंगी और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हर बी सेल से बनती जाएंगी. और इसी तरह जब हमारी बॉडी में कोई और एंटीजन आएगा नेक्स्ट टाइम, तो बी सेल्स की फिर नए सिरे से डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होगी और ताकि एक नई तरह की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए आ जाएं. सो वी कैन से दैट द के बेसिक कंपोनेंट ऑफ जीन इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. मतलब कि पेरेंट्स से जीन इनहेरिटेड होते हैं, लेकिन इनमें जो रिकम्बिनेशन होती है वो सोमैटिक लेवल पे होती है. मीन्स के जर्म लाइन रिकम्बिनेशन नहीं है. पेरेंट्स से जो इनहेरिटेड बी सेल्स हैं उसके बाद आफ्टरवर्ड उन सोमैटिक लेवल पे उन बी सेल्स की रिकम्बिनेशन होती है, इसलिए इसे सोमैटिक रिकम्बिनेशन की कैटेगरी में रखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लाइट चेन जीन फैमिली. As we know that human immunoglobulin consists of two light chain and one heavy chain. One of the light chain is lambda chain. So lambda chain is encoded by the gene जिसकी लोकेशन ह्यूमन क्रोमोसोम 22 पे है और ये कंसिस्ट करती है 4C रीजन जीन पे. C स्टैंड फॉर कांस्टेंट रीजन. As we know that lambda consists of 4 different type: lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. In this figure, as you can see that lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, they are just going to be uncoded.
और इन डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्डा चेन्स के लिए ये जो कांस्टेंट रीजन जीन वहाँ पे होंगी जो इन्हें अनकोड कर रही होंगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस डायग्राम में देखें, इन ऑन लेफ्ट साइड रेड कलर में देखें, these genes are responsible for the, या these segments are responsible for variable genes। और अगर हम बात करें वेरिएबल रीजन की या वेरिएबल जीन की, तो इन केस ऑफ लैम्डा इट कैन एक्सीड देन 30, मीन्स के 30 वेरिएबल रीजन्स कैन present in the lambda light chain। and similarly V gene composed of ladder axons या L axons भी इनको कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इट कैन लीड फॉर द फर्दर एक्सप्रेशन। अब होगा क्या कि ये जो वेरिएबल एक्सोन्स हैं और कांस्टेंट रीजन है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, they are going to be joined together। For this purpose there are various variable axons are there, and various joining axons or joining regions are there to join these both segments। as you can see in this diagram, J1, J2, J3, J4 region between the constant region। so हम इन्हें इंट्रोन्स या इंटरवेनिंग रीजन्स कह सकते हैं विच आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सोन्स। इसके अलावा इन्हें अनकोडिंग रीजन्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम सेकेंड लाइट चेन जीन फैमिली की बात करें जो कि कैपा लाइट चेन है, कैपा लाइट चेन का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 2 पे है और इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कांस्टेंट रीजन। और यही वजह है कि जो कैपा लाइट चेन है उसकी एक ही टाइप है एंड अ सिंगल टाइप ऑफ kappa is being there till now। that's why here in this diagram you can see the C region which is in purple color here, that is a single constant region। and there are so many variable region, and in this case there are more than 300 variable regions or segments are there। and V gene composed of ladder regions, same like lambda, the variable axons are there, and joining axons are also there। the variable axons and joining axons are same like lambda light chain, and in between the VJC region there are certain intervening regions which are known as introns are also there। that's why we can say that introns are present in between the axons। और ये जो इंट्रोन्स है ये नॉन कोडिंग रीजन है और ये जो है VJC और ये अनकोडिंग रीजन्स है, एंड दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सोन्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हैवी चेन जीन फैमिली की है। ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन जीन में जो हैवी चेन जीन है वो इट इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 14। और ये जो हैवी चेन है इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सी रीजन्स अकॉर्डिंग टू दी क्लास एंड सब क्लास। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि म्यू चेन इसको अनकोडेड फॉर IgM, और जो गैमा चेन है वो अनकोड कर रही है IgG के लिए। so in this figure as you can see that in purple color there are C regions, C alpha is for alpha chain, C mu, C gamma, and these are the constant region with the subclass of immunoglobulins। फर्दर अगर हम बात करेंगे जो ईच ऑफ द कांस्टेंट रीजन कंटेन एक्सोन्स फॉर द हिंज रीजन एंड डोमेन। अगर हम इसी डायग्राम को जो है ज़रा जूम करें तो हमें पता चलेगा कि जो सी रीजन के दरमियान जो सेगमेंट्स हैं या जगह हैं वो अनकोड कर रही हैं हिंज रीजन्स को या डोमेन्स को। और हमें पता है कि हिंज रीजन क्यों है इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रक्चर को। और इसमें अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो वेरिएबल रीजन्स आर नियरली या वेरिएबल जीन्स आर nearly 1000 of different types। that means they are determining the variability or repertoire of the immunoglobulins।
1000 टाइप वेरिएबल जीन होने का मतलब ये है कि 1000 टाइम्स द इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सिमिलरली अगर हम आगे डिस्कस करें तो ईच ऑफ द वी जीन कंपोज ऑफ द ladder axons. Same like in case of light chain genes, variable axons are there and joining axons are also there. लेकिन इसमें एक additional ये है कि जो diversity axons हैं वो इसमें add हो गए. ये जो additional D axon है या D basically stand for diversity, ये अनकोड कर रहा है diversity of antibodies की, तो इसलिए ये heavy chain gene family का part है. And similarly there are various intervening regions or introns between V, D, J and C in heavy chain gene family. So this is the complete structure of human antibody gene, which consists of light chain gene family and heavy chain gene family. तो इसकी जो इसके constant region हैं, जितनी इनमें variable genes हैं, जो इसमें एक्सोन्स हैं, इंट्रोन्स हैं, ज्वाइनिंग एक्सोन्स हैं और डाइवर्सिटी सेगमेंट्स या एक्सोन्स जिनमें प्रेजेंट हैं, इनके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए. एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस ऑल. Now the other topic which we are going to discuss is somatic recombination. As we know that immunoglobulin gene consists of many germline gene segments. जो germline gene segments हैं वो आपस में मिलते हैं, इनकी rearrangement होती है. This is the process which is known as recombination. अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज करता है कि इसे सोमैटिक रिकम्बिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिकम्बिनेशन या रीअरेंजमेंट हो रही है जो कि कंसिस्ट कर रही है डीएनए इन सोमैटिक सेल्स में, तो इसलिए इसको सोमैटिक रिकम्बिनेशन का नाम दिया जा रहा है. देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ रिकम्बिनेशन. फर्स्ट वन इज सोमैटिक रिकम्बिनेशन एंड द अदर वन इज जर्म-लाइन रिकम्बिनेशन. जर्म लाइन रिकम्बिनेशन वो रिकम्बिनेशन होती है जो जर्म सेल्स में हो रही होती है, जैसे कि गैमीट्स हैं, स्पर्म्स हैं या एग्स हैं, इनमें जो रिकम्बिनेशन हो रही है उसको हम जर्म लाइन रिकम्बिनेशन का नाम देंगे. लेकिन जब सोमैटिक रिकम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो ये रिकम्बिनेशन सोमैटिक सेल्स में हो रही होती है, जैसे कि बी सेल्स में हो रही होती है, इसलिए हम इसको सोमैटिक रिकम्बिनेशन का नाम दे रहे हैं. The newly recombined genes are not inherited in contrast to germ cells. मीन्स कि ये जो सोमैटिक रिकम्बिनेशन जीन से जो जीन मिल रही हैं वो इनहेरिटेड नहीं है. वो मीन्स कि वो पेरेंट्स से पास आउट नहीं हो रही, बस जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो पेरेंट्स से इनहेरिटेड होगा, लेकिन जो रिकम्बाइंड जीन्स हैं इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनहेरिटेड. सो हम कह सकते हैं कि सोमैटिक रिकम्बिनेशन इज़ नॉट इनहेरिटेड. एंड जर्म सेल्स में या जो जर्म लाइन रिकम्बिनेशन होती है वो इनहेरिटेड होती है. तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सोमैटिक रिकम्बिनेशन और जर्म लाइन रिकम्बिनेशन का. अगला पॉइंट है कि जो प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन रेपर्टोयर है दैट इज़ डिफर फ्रॉम स्लाइटली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इंडिविजुअल. इसलिए जो एक इंडिविजुअल के इम्यूनोग्लोबुलिन रेपर्टोयर हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे दूसरे इंडिविजुअल के इम्यूनोग्लोबुलिन रेपर्टोयर से ड्यू टू दिस काइंड ऑफ सोमैटिक रिकम्बिनेशन. एंड दे आर ऑल्सो डिफर इन इंडिविजुअल लाइफ टाइम बाय देयर एक्सपोजर टू डिफरेंट एंटीजेंस. इट्स मीन कि इंडिविजुअल जितने डिफरेंट एंटीजन से एक्सपोजर होगा उसके इम्यूनोग्लोबुलिन के रेपर्टोयर उतने ही डिफरेंट होंगे. इसलिए तो अगर एक इंडिविजुअल एक टाइम एक बैक्टीरिया से उसका एक्सपोजर हो रहा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर गोइंग टू फॉर्म. नेक्स्ट टाइम अगर उसका वायरस से कोई एक्सपोजर हो रहा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन रेपर्टोयर आर गोइंग टू बी फॉर्म. एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग अंडर द सोमैटिक रिकम्बिनेशन. सो here you can see that कि जैसे ही बी सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं और मेच्योर होते हैं ये लाइट चेन बनाते हैं, जैसे कि कैपा लाइट चेन बनाते हैं. जब हमने अभी पीछे जीन फैमिली का डिस्कशन किया था तो कैपा चेन के बारे में हमने पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कांस्टेंट रीजन, और इसमें फर्दर क्या है वी रीजन है और एज वेल एज जे रीजन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द कैपा चेन.
अब इसमें क्या होगा कि जब डीएनए की रीअरेंजमेंट होगी, जो इंट्रोज है या इंटरवेनिंग रीजन्स हैं वो रिमूव होंगे, दे आर गोइंग टू बी रिप्लेस और रिमूव। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि जो वी जे सी है दे विल कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और अब हम इसको क्या कहेंगे, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये एक रीअरेंज डीएनए हमारे पास आ गया। अब ये जो रीअरेंज डीएनए है इसने फर्दर एनकोड होना है इनटू आरएनए and afterward it have to be translated into the immunoglobulins. इट्स मीन के इसमें क्या हो रहा है कि देर इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स एज जीन्स एक्सोन्स एज इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड जीन्स स्टार्ट टू एक्सप्रेस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। फिर इसके नतीजे में क्या हो रहा है इस रिकम्बिनेशन में कि जो वी जीन्स बिकम क्लोज टू जे जीन्स बाय रिमूविंग इंट्रॉन्स, और फर्दर क्या हो रहा है कि रिकम्बाइंड डीएनए प्रोसेस्ड इनटू मेच्योर आरएनए बाय स्प्लाइसिंग। पहले सिंपल आरएनए फिर फर्दर मेच्योर आरएनए हो रहा है, और अभी भी स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जारी है कि जो मज़ीद हम कह लें कि मज़ीद इंट्रोन्स रिमूव होंगे और फर्दर जो हमारे इंट्रोन्स हैं वो ट्रांसलेट हो जाएंगे प्रोटीन्स में, जो कि हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन होगी। अब अगर हम आगे डिस्कस करें कि जो बी सेल्स है डिफ्रेंशिएट होंगे मेच्योर वन में, तो इट कैन ऑल्सो मेक हैवी चेन। अब हैवी चेन में क्या है कि हैवी चेन में भी रीअरेंजमेंट होगी, और जिसके नतीजे में इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड जीन स्टार्ट टू एक्सप्रेस। Here you can see that C for the mu chain and C for the delta chain. यहाँ पे V रीजन है, J रीजन है, और हैवी चेन में हमने एक एडिशनल रीजन पढ़ा था जो डाइवर्सिटी रीजन था, D रीजन भी इसमें मौजूद था। अब इसमें क्या होगा जब इंट्रोन्स रिमूव होंगे तो जो डी रीजन है, डी रीजन है, इट विल फर्स्ट कम क्लोज टू द जे रीजन, और फिर फर्दर क्या होगा कि जो वी रीजन होगा फिर कंबाइन होगा डी जे रीजन से। सो इन दिस रिकम्बिनेशन D gene become close to the J and then V recombines with DJ and it will form VDJ recombination, which will happen in the heavy chain in somatic recombination. अब क्या है कि जो रिकम्बाइंड डीएनए है प्रोसेस होगा इनटू द मेच्योर आरएनए बाय स्प्लाइसिंग, और ये जो मेच्योर आरएनए है इट विल बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू द इम्यूनोग्लोबुलिन विच विल हैव डिफरेंट स्पेसिफिटी अकॉर्डिंग टू द एंटीजन, and it will responsible for the making of different immunoglobulin repertoire. Basically हम कह सकते हैं कि ये somatic recombination है जो है ये responsible है to make different immunoglobulin repertoire having different specificities. The next key topic we are going to discuss is somatic hypermutation. Now we know that what is somatic recombination. There is a process of somatic recombination. Similarly, on the same side there is another process which involve somatic hypermutation. Hypermutation means whenever there is a change in the gene, it would be of high level, there would be a change in the gene on the high level, so we will term this process as hypermutation. What will happen in the somatic hypermutation? There would be the enhanced rate of point mutation in the immunoglobulin V region gene. Basically this is basically happening in the variable region genes. और ये जो वेरिएबल रीजन है ये लाइट चेन का भी हो सकता है और हैवी चेन का भी हो सकता है, एज वी नो दिस ऑलरेडी। और हमें पता है कि जो वेरिएबल रीजन है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू for the binding of antibodies to the antigen. In other word we can say that ये जो V region gene है it is responsible for determining the specificity of immunoglobulin. So अब उस V region gene में अगर point mutation है और वो high rate पे है तो उसके बेनिफिट होंगे, और बेनिफिट ये होंगे जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उनकी स्पेसिफिसिटीज़ वुड बी हायर। वो डिफरेंट एंटीजन जो मैक्सिमम लेवल ऑफ एंटीजन है या डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज़ के एंटीजन्स हैं
ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे इन हाइपरम्यूटेशंस की वजह से उन एंटीजन्स के साथ बाइंड कर सकेंगे. So somatic hypermutation जो है it particularly occur in the variable gene which codes for second variable or hyper variable region. जब हमने हाइपर वेरिएबल रीजन की बात की थी कि तो हमने कहा था कि दीज आर टर्म्ड एज कम्प्लीमेंटरिटी डिटर्मिनिंग रीजन्स, जिनको CDR का भी हमने नाम दिया था. फर्स्ट CDR वॉज देयर, सेकेंड CDR वॉज देयर, थर्ड CDR वॉज देयर. तो ये जो हाइपर वेरिएबल रीजन है या CDR हैं, they are responsible for binding with the antigen because these regions are complementarity determining regions for the antigens epitope. तो अगर उस सेकेंड हाइपर वेरिएबल रीजन पे कोई पॉइंट म्यूटेशन होगी तो इसका मतलब है कि लॉट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन रेpertoire विद लॉट ऑफ स्पेसिफिटीज वुड बी जनरेटेड. और उसका फ़ायदा क्या होगा? देयर वुड बी इंक्रीज इन द डाइवर्सिटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. अब यहाँ पे डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर बॉडी पे जो है एंटीजन A, B और C अटैक करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या होगी कि असूलन उसके अगेंस्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी A, B और C प्रोड्यूस होनी चाहिए. एंटीबॉडी A ज़ाहिर है वो एंटीजन A को किल करेगी या न्यूट्रलाइज करेगी. जो एंटीबॉडी B है इसी तरह वो एंटीजन B को न्यूट्रलाइज करेगी और एंटीबॉडी C जो है वो एंटीजन C को न्यूट्रलाइज करेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि एंटीबॉडी A जो है वो एंटीजन B को भी न्यूट्रलाइज करे. लेकिन सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स में डाइवर्सिटी आ जाएगी और वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है डिवर्सिफाई इम्यूनोग्लोबिन या इम्यूनोग्लोबिन रेpertoire प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी उस हाइपरम्यूटेशन के नतीजे में और उन सब एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज कर देगी. मतलब ये है कि ये सोमैटिक हाइपरम्यूटेशंस की वजह से जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनकी वैराइटीज़ इंक्रीज़ कर देंगी और वो हर एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक प्रोड्यूस होगी और उन्हें न्यूट्रलाइज करेगी. और दूसरा बेनिफिट सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन का क्या होगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ की एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. एफिनिटी किसके दरमियान इंटरेक्शन बेसिकली होगी? जैसे हमने पहले पढ़ा है जो एंटीजन की एपिटोप है और एंटीबॉडीज़ पे जो पैराटोप है इन दोनों के दरमियान जो है इंटरेक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी. और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपकी बॉडी में लीस्ट अमाउंट ऑफ एंटीजन भी एंटर करती है तो इंक्रीज़ एफिनिटी की वजह से जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो उसका मुकाबला कर सकेगी और उसको न्यूट्रलाइज कर सकेगी. और वो तमाम प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की एफिनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए दे आर अंडर द प्रोसेस ऑफ सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन. The next thing we are going to discuss is role of somatic hypermutation in diversity of antibodies. जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि somatic hypermutation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन हैं उनके जो वेरिएबल रीजन्स हैं उनमें हाइपर म्यूटेशन हो जाएगी और एंटीबॉडीज़ की डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. What is antibody diversity and how it happens? Let's talk about this. Antibody diversity is basically the sum of all the possible antibody specificities that an organism can make. इसका मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज़म जितनी एंटीबॉडीज़ पॉसिबल एंटीबॉडी स्पेसिफिटीज़ बना सकता है वो सब उनका जो सम है वो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी के अंडर आएगा. दैट इज़ बेसिकली एंटीबॉडी डाइवर्सिटी. जब हमने ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन जीन का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ वी रीजन जीन्स आर देयर. अगर हैवी चेन की बात करें तो उसमें जो वी रीजन जीन है उनका नंबर 1000 हो सकता है. इसका मतलब है कि 1000 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर. मतलब है कि 1000 डिफरेंट कम्बिनेशन की या 1000 डिफरेंट डाइवर्सिटी की एंटीबॉडीज़ दे कैन मेक. And other question arise how it is happening. It is happening at the process of somatic hypermutation. अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमन कैन मेक 10⁻7 to 10⁻8 डिफरेंट एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स. इससे पता चलता है कि एक ह्यूमन में एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है.
अब इसका फ़ायदा क्या है कि अब जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एंटीजन से उसका जो है सामना करना पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट डिफरेंट वैरायटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज़ हो सके, ताकि उन डाइवर्स एंटीजन्स के ख़िलाफ़ उनको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। अब क्या है कि इंक्रीज़ इन इम्यूनोग्लोबुलिन डाइवर्सिटी आफ्टर वेरियस एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, ये वही बात है कि अगर आपकी बॉडी में पहले बैक्टीरिया एंटीजन एंटर करिए है तो उसके खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बैक्टीरियल ही बनेगी। अब नेक्स्ट टाइम अगर वायरस से आपकी बॉडी इफेक्ट हो रही है तो उसके खिलाफ जो बैक्टीरिया की एंटीबॉडी बनी है वो काम कारआमद नहीं होगी, उसके लिए अब डिफरेंट स्पेसिफिसिटी की जो है एंटीबॉडी की चाहिए होगी जो वायरल एंटीजन के अगेंस्ट होगी, और ये सारा कुछ पॉसिबल इम्यूनोग्लोबुलिन डाइवर्सिटी के प्रोसेस की वजह से ही हो सकेगा। अब ये जो इंक्रीज़ हैं इन एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटीज़ वो सोमैटिक म्यूटेशंस की वजह से है, और सोमैटिक म्यूटेशंस हमें पता क्या है कि वो सोमैटिक सेल्स में ऐसी म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल्स में हो रही है। सोमैटिक सेल्स कौन से, जो बी सेल्स हैं, मीन्स के बी सेल्स की जो जीन्स हैं वो रीअरेंजमेंट हो रही है, रिकम्बाइन हो रहे हैं, उनमें कोई ना कोई चेंजिंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से अब कहाँ पे, अब जैसे हमने पढ़ा है कि हैवी और लाइट चेंज हैं उनके वेरिएबल रीजन में चेंजिंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से डिफरेंट डाइवर्सिटी या डिफरेंट स्पेसिफिटीज़ की एंटीबॉडीज़ आ रही हैं। तो ये जो सारा फिनोमेना है इसलिए हम सोमैटिक म्यूटेशंस के अंडर डाल रहे हैं। इसकी वजह से हमारी जो एंटी बॉडीज़ हैं उनकी स्पेसिफिसिटी या डाइवर्सिटी बढ़ी है डिफरेंट अंडर डिफरेंट एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें जो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन है, इट अकर एट हाई रेट अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6 टाइम हायर। इसका मतलब है कि जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत हायर है, स्पेशली इन केस ऑफ सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। म्यूटेशन का रेट जैसा कि हमने पढ़ा इतना हायर है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिसिटीज़ की जो एंटीबॉडीज़ हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो फॉर्म होंगी। अब आगे अगर हम बात करें कि द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बाय विच म्यूटेशन अकर इन द वेरिएबल रीजन जीन विदाउट अफेक्टिंग द कांस्टेंट रीजन इज स्टिल अंडर रिसर्च, मतलब कि ये अभी स्टिल इट इज़ अननोन एंड दिस टॉपिक इज़ अंडर रिसर्च। मतलब कि वी रीजन में जो है वो म्यूटेशन हो रही है, लेकिन सी रीजन में जो है वो म्यूटेशन नहीं हो रही। अब वेरिएबल रीजन हमें पता है कि कम्प्लीमेंटरिटी डिटर्मिनिंग रीजन है, वो रीजन है एंटीबॉडीज़ के जिनके साथ एंटीजन के एपिटोप ने बाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो म्यूटेशंस हो रही हैं और वो किस लेवल की हो रही हैं, और जिसकी वजह से सी रीजन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये जो मैकेनिज्म है वो हमें स्टिल पता करने की ज़रूरत है। इट इज़ स्टिल अंडर द रिसर्च। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो एक्टिवेशन इंड्यूस साइटोकिनिन डी अमाइनेज है, जो बी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जिसको AID भी कहा जाता है। इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द डी अमाइनेशन या डी एमिनेशन ऑफ DNA में। अब जब DNA की डी एमिनेशन होती है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ चेंज गोइंग टू हैपन इन द DNA, और ये जो चेंज है ये कौन से रीजन में है, ये वी रीजन में है, वेरिएबल रीजन में। दिस चेंज इज़ नॉट इन द सी रीजन। अब वी रीजन में AID एंजाइम की वजह से जो डीएमिनेशन का प्रोसेस होगा बेसिकली वो इन्वॉल्व होगा सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन में। हम कह सकते हैं कि जो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन है उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है रिगार्डिंग डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ में रिगार्डिंग या अंडर डिफरेंट एंटीजेनिक stimulation. So this is all about we have to discuss about role of somatic hypermutation in diversity of antibodies.